नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोरावके महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम द्वितीय वर्ष कला हिंदी विशेष 1 अर्थात DSE 1B इस विषय के अंतर्गत नाटक के तत्व देखेंगे। 2020-21 में SYBA के पाठ्यक्रम की पुनर्रचना हुई है। इस पुनर्रचना के अंतर्गत द्वितीय वर्ष कला में DSE 1A और 1B के अंतर्गत काव्यशास्त्र एवं साहित्य के विभिन्न भेदों का अध्ययन हमें करना है। इन्हीं में से एक टॉपिक नाटक, उसका स्वरूप, तत्व आदि का परिचय इसके अंतर्गत हमें करना है। इसमें से ही आज हम नाटक के तत्वों का परिचय प्राप्त करेंगे। नाटक एक अत्यंत महत्वपूर्ण दृश्य विधा या दृश्य साहित्य माना जाता है, जिसे आचार्य भरत मुनि ने पंचम वेद तक कहा है। नाटक की प्रस्तुति अभिनय के माध्यम से रंगमंच पर की जाती है, जिसके चलते नाटक को दृश्य साहित्य माना गया है, जिसमें अभिनेता अपने कुशल अभिनय के माध्यम से इसकी प्रस्तुति करते हैं। नाटक के अंतर्गत अभिनय, संकलन त्रय आदि जो आधुनिक चीजें हैं उनको भी काफी महत्व प्राप्त हुआ है। वैसे नाटक प्राचीन काल से व्यापक मात्रा में साहित्य का एक प्रमुख भाग रहे हैं। प्राचीन संस्कृत साहित्य में नाटक, रूपक, प्रहसन, भान, विथि आदि अनेक साहित्य प्रकार काफी लोकप्रिय रहे हैं। इन सबका विस्तार से विवेचन आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र इस ग्रंथ में किया है। इसी के अंतर्गत आचार्य भरत मुनि ने नाटक के तत्वों पर भी विचार किया है। उन्हें ही नाटक के तत्वों पर विचार करने का सर्वप्रथम श्रेय दिया जाता है। आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र के अंतर्गत नाटक के 3 प्रमुख तत्व माने हैं, जिसमें उन्होंने कथावस्तु, नेता और रस को नाटक के प्रमुख तत्वों के रूप में स्वीकार किया है। भरत के परवर्ती बहुतांश विद्वान इन्हीं 3 तत्वों को नाटक के प्रमुख तत्वों के रूप में स्वीकार करते हैं। किंतु व्यापकता से देखा जाए तो नाटक की प्रस्तुति जब रंगमंच पर की जाती है तो उसमें अभिनय का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऐसी स्थिति में आधुनिक विद्वानों ने अभिनय को भी नाटक का एक प्रमुख तत्व माना है। अतः भारतीय विद्वानों के मतों का अगर विचार किया जाए तो आज नाटक के भारतीय विद्वानों के अनुसार 4 प्रमुख तत्व माने जाते हैं: कथावस्तु, नेता, रस और अभिनय। सबसे पहले नाटक का पहला तत्व है कथावस्तु। इसे नाटक का आधारभूत या अत्यंत व्यापक तत्व माना जाता है। कथावस्तु से तात्पर्य है नाटक की कथा, कहानी या कथानक से। वैसे नाटक में विभिन्न प्रकार की कथाओं का समावेश किया जाता है। इसी कारण कथावस्तु का विवेचन, वर्गीकरण आदि अनेक पद्धतियों से नाटक की कथावस्तु पर विचार किया गया है। विशेषतः आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र के भीतर कथावस्तु के विभिन्न प्रकारों पर विस्तार से चर्चा की है।
सामान्यतः प्रभाव के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कथावस्तु के दो मुख्य प्रकार किए जाते हैं, सुखात्मक कथावस्तु एवं दुखात्मक कथावस्तु। अर्थात जिस कथा का अंत सुखात्मक नायक नायिका के मिलन वगैरह आदि प्रसंगों से होता है उसे सुखात्मक कथावस्तु कहते हैं। तो जिस नाटक का अंत दुखद परिस्थिति से होता है उसे दुखात्मक कथावस्तु कहा जा सकता है। दूसरी ओर कथावस्तु के ऐतिहासिक कथावस्तु, पौराणिक कथावस्तु, राजनीतिक कथावस्तु, आर्थिक कथावस्तु, पारिवारिक कथावस्तु, सामाजिक कथावस्तु आदि भी अनेक प्रकार प्रवृत्ति के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार किए गए हैं। तो तीसरी ओर नाटक की कथावस्तु की ऐतिहासिकता के आधार पर प्रख्यात कथावस्तु, उत्पाद्य कथावस्तु और मिश्रित कथावस्तु इस प्रकार के भी 3 भेद किए गए हैं। इनमें से जो कथावस्तु ऐतिहासिक पौराणिक है उसे प्रख्यात कथावस्तु के नाम से जाना जाता है। तो जो कथावस्तु लेखक द्वारा निर्मित काल्पनिक कथा है उसे उत्पाद्य कथावस्तु कहते हैं। जिस कथावस्तु के अंतर्गत कुछ ऐतिहासिक तत्व एवं कुछ काल्पनिक तत्व इनका समावेश किया जाता है उसे मिश्रित कथावस्तु के नाम से जाना जाता है। कथा संविधान की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो कथा संविधान की दृष्टि से कथावस्तु के आधिकारिक कथावस्तु एवं प्रासंगिक कथावस्तु इस प्रकार के 2 भेद किए जाते हैं। सामान्यतः जो कथावस्तु प्रारंभ से अंत तक चलती है, जो कथावस्तु नायक से संबंधित होती है एवं जिस कथावस्तु में लेखक अपने उद्देश्यों का रूपांकन करता है ऐसी कथावस्तु को आधिकारिक कथावस्तु कहते हैं। और जो मूल कथावस्तु होती है शुरू से अंत तक यही कथावस्तु चलती है। किंतु इस मुख्य कथावस्तु के छोटे छोटे प्रसंगों को जोड़ने के लिए बीच बीच में कुछ ऐसी कथाओं का प्रयोग किया जाता है जिनका नाटक के नायक या मुख्य उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं होता। ऐसी छोटी छोटी कथावस्तुओं को प्रासंगिक कथावस्तु कहा जाता है। नाटककार अपनी आवश्यकता के अनुसार इन कथाओं का समावेश नाटक में कर सकता है। नाटक में प्रधान कथावस्तु या मुख्य कथावस्तु ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उसी के आधार पर नाटक में उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। लेकिन थोड़ा सा दृश्य परिवर्तन करने के लिए या थोड़ी सी विविधता नाटक में निर्माण करने के लिए बीच बीच में ऐसी प्रासंगिक कथाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। सामान्यतः नाटक में पात्र, संवाद और अन्य क्रिया व्यापार, देशकाल वातावरण आदि को ध्यान में रखते हुए या इन सब का समन्वय करते हुए कथा का संयोजन किया जाता है। कथा में केवल काल्पनिकता न होकर कुछ स्थानों पर जीवन के स्वानुभूत सत्य का भी समुचित संयोजन किया जाता है। नाटक की कथावस्तु का विकास 5 अवस्थाओं से होता है, जो प्रारंभ, प्रयत्न, विकास, चरम सीमा और अंत, ये 5 अवस्थाएं हैं। सामान्यतः नाटककार पात्र परिचय या निवेदनात्मक शैली में नाटक का प्रारंभ करता है, फिर पात्रों के घात प्रतिघात, क्रिया प्रतिक्रियाओं के माध्यम से या द्वंद्व संघर्षों के माध्यम से नाटक की कथावस्तु धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो इसे प्रयत्नावस्था कह सकते हैं। नाटक की कथावस्तु और आगे बढ़कर विकास की ओर जाती है, तब वह विकास की तीसरी अवस्था आती है, जिस अवस्था में
नाटक में स्थित अच्छी प्रवृत्तियाँ और बुरी प्रवृत्तियाँ, इनके बीच संघर्ष शुरू हो जाता है और जब यह संघर्ष व्यापक मात्रा में बढ़ जाता है तो उसे चरम सीमा अर्थात क्लाइमैक्स की अवस्था कहा जाता है और फिर अंत में नाटक का अंत किया जाता है। इन्हीं 5 अवस्थाओं को संधियाँ, कार्यावस्थाएं एवं अर्थ प्रकृतियाँ भी कहा जाता है। नाटक में मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श एवं निर्वहन, इन 5 संधियों के माध्यम से कथा विकास होता है। तो दूसरी ओर आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति एवं फलागम, इन 5 कार्यावस्थाओं के माध्यम से कथा वस्तु विकसित होती है। इन संधियों एवं कार्यावस्थाओं को ही पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थ प्रकृतियाँ भी कहा है। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी एवं कार्य, इन कार्यावस्थाओं के माध्यम से नाटक की कथावस्तु का विकास होता है। नाटक की कथावस्तु सुसंगठित और जीवंत होती है तथा कथा के आधार पर ही नाटक की रचना होती है। इस कारण कथावस्तु का नाटक में निसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। नाटक का दूसरा तत्व है नेता। भारतीय विद्वान नेता अर्थात पात्रों को नाटक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। कथा का नेता अर्थात नायक कथा वस्तु को आगे ले जाने का काम करता है। सामान्यतः नायक के आसपास या नायक के अनुसार ही कथा की विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं का निर्माण किया जाता है। इन घटनाओं के माध्यम से ही कथा विकसित होती है तथा नायक के विभिन्न गुणों का अंकन भी होता है। सामान्यतः नाटक में उच्च गुण से युक्त व्यक्ति को नायक के रूप में लिया जाता है। वैसे गुणों के आधार पर नायक के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें धीरोद्धत नायक, धीरोदात्त नायक, धीर ललित नायक एवं धीर प्रशांत नायक आदि नायकों का समावेश होता है। इसके अलावा अनुकूल नायक, दक्षिण नायक, दुष्ट नायक एवं शट नायक, इस प्रकार से नायक के अन्य 4 भेद भी माने जाते हैं। श्रृंगार रस के आधार पर नायक के 3 भेद किए गए हैं, जिनमें पति, उपपति और वैश्विक नायक ये प्रमुख भेद माने गए हैं। नायक कथा का प्रमुख होता है, कथा को आगे ले जाता है तथा लेखक के उद्देश्य को साकार करने का काम करता है। यही कारण है कि नाटक में नायक का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नायक के साथ नाटक में नायिका का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य भरत मुनि ने नायिका के दिव्या, नृपतिनी, कुलश्री और गणिका इस प्रकार से 4 भेद किए हैं। आधुनिक दृष्टिकोण से नायिका के स्वकीय नायिका, परकीय नायिका और सामान्य नायिका इस प्रकार के 3 भेद किए जाते हैं। नायक के समान नायिका का भी विस्तार से चरित्रांकन नाटक में होता है और नायिका भी नाटक का एक प्रमुख पात्र मानी जाती है। इन दोनों के अलावा प्रतिनायक, विदूषक, सूत्रधार तथा कथा की आवश्यकता के अनुसार अन्य पात्रों का समावेश नाटक में होता है। कथ्य एवं उद्देश्य के अनुसार इन पात्रों की संख्या कम अधिक हो सकती है। साथ ही इन पात्रों के चरित्र का भी अंकन किया जा सकता है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से नाटक के
जो सभी पात्र हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक स्थिर पात्र और दूसरे गतिशील पात्र। जो पात्र हमेशा अपने चरित्र पर कायम रहते हैं उन्हें स्थिर पात्र कहते हैं, तो जो पात्र अपनी चरित्र या अपनी प्रवृत्तियों को बदलते हैं उन्हें गतिशील पात्र कहा जाता है। इसके अलावा उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, अधम पात्र, इस प्रकार के भेद भी किए जाते हैं। जो पात्र हमेशा अच्छाई में जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें उत्तम पात्र, जो पात्र शुरुआत में बुरे होते हैं लेकिन बाद में अच्छे बन जाते हैं उन्हें मध्यम पात्र, तथा जो पात्र संपूर्ण जीवन में बुराई के साथ जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें अधम पात्र कहा जाता है। इसके अलावा मुख्य पात्र और गौण पात्र आदि भी वर्गीकरण किया जा सकता है। कुल मिलाकर नाटक में जितना महत्व कथा का है उतना ही महत्व पात्रों का भी होता है, क्योंकि इस कथा को प्रत्यक्ष रंगमंच पर साकार करने का काम पात्र ही करते हैं और विभिन्न अभिनेता इन पात्रों के अभिनय की प्रस्तुति रंगमंच पर करते हैं, जिससे नाटक की कथा वस्तु दर्शकों के सामने साकार हो जाती है। नाटक का तीसरा प्रमुख तत्व है रस। भारतीय काव्यशास्त्र में रस को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। उसी प्रकार से नाटक में भी रस को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आचार्य भरत मुनि आदि अनेक विद्वानों ने नाटक में रस की निष्पत्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनका परस्पर संयोग हो जाने से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात अभिनेताओं के कुशल अभिनय के द्वारा दर्शक अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाता है और वह नाटक के अभिनेताओं में मूल पात्र की संकल्पना स्वीकार करते हुए उनके साथ एकरूप हो जाता है। इस प्रक्रिया में उसे रस निष्पत्ति या रस की प्राप्ति होती है। वैसे नाटक में 9 रसों में से 8 रसों का परिपाक माना जाता है। केवल शांत रस एकमात्र ऐसा रस है जिसे नाटक के लिए निषिद्ध माना जाता है, किंतु इसके अलावा वीर, श्रृंगार, हास्य, करुण, अद्भुत, बीभत्स आदि सभी रस नाटक में प्रमुख रस के रूप में आ सकते हैं। अधिकांशतः वीर या श्रृंगार रस को नाटक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और अधिकांश नाटक वीर या श्रृंगार रस में ही लिखे गए हैं। इस प्रकार नाटक के मुख्य तत्वों में भारतीय विद्वानों ने रस को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। नाटक का चौथा प्रमुख तत्व है अभिनय। जैसे कि हमने शुरुआत में ही देखा कि नाटक मूलतः दृश्य विधा है, अर्थात अभिनेताओं के माध्यम से नाटक की कथा को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है और इस प्रस्तुत करने में पात्रों का अभिनय विशेष महत्व रखता है। अभिनय के द्वारा ही कथा, पात्र आदि साकार होते हैं एवं पात्रों के चरित्र का अंकन भी अभिनय के द्वारा ही होते हैं। यही कारण है कि नाटक में अभिनय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। साथ ही नाटक की कथा का विकास, नाटककार के उद्देश्यों को साकार करना आदि में भी अभिनय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। अभिनय के 4 प्रकार होते हैं: कायिक अभिनय, वाचिक अभिनय, सात्विक अभिनय और आहार्य अभिनय। पात्रों की शारीरिक चेष्टाएं, हाव भाव आदि कायिक अभिनय के अंतर्गत आते हैं। पात्रों द्वारा वाणी विषयक
या बोलने के संबंध में जो अभिनय किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के आवाजें वगैरह निकाली जाती है, उसे वाचिक अभिनय कहते हैं। नाटक में कुछ ऐसे विशिष्ट अभिनय की आवश्यकता होती है जो अयत्नज कहा जाता है, अर्थात जिसे प्रयत्न पूर्वक नहीं किया जा सकता, लेकिन अभिनेता किसी कैरेक्टर में जितना प्रवेश करता है वह उस अभिनय को कर सकता है, उसे सात्विक अभिनय कहते हैं। इसके अंतर्गत स्तंभ, रोमांच, वैवर्ण्य, भ्रूभंग आदि 8 भावों का समावेश होता है। तो चौथी ओर वेशभूषा, केशभूषा, बाहरी सजावट आदि का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसे आहार्य अभिनय कहते हैं। अभिनेता इन चारों अभिनय के माध्यम से नाटक की कथा को रंगमंच पर पूरी मार्मिकता के साथ, पूरी आकर्षकता के साथ प्रस्तुत करता है और नाटक को दर्शकों के सामने साकार कर देता है। इन्हीं से नाटक का विशिष्ट प्रभाव दर्शकों पर पड़ता है तथा दर्शकों को रस की निष्पत्ति होती है। यही कारण है कि अभिनय को भारतीय विद्वानों ने एक प्रमुख तत्व के रूप में स्वीकार किया है। इन 4 प्रमुख तत्वों के अलावा कुछ भारतीय विद्वान वृत्ति को भी नाटक का एक प्रमुख तत्व मानते हैं, किंतु बहुतांश विद्वान कथावस्तु, नेता, रस और अभिनय इन चारों को ही नाटक के प्रमुख तत्व स्वीकार करते हैं। अतः इन चारों को ही नाटक के प्रमुख तत्व मानना अधिक योग्य है। तो इस प्रकार से भारतीय विद्वानों के अनुसार नाटक के ये 4 प्रमुख तत्व हैं। धन्यवाद।